कभी सोचा है कि हजारों साल पहले जब कोई कैमरा नहीं था, कोई वीडियो नहीं था, तब भारत में जिंदगी कैसी होती होगी? हम उन लोगों के बारे में आखिर जानते कैसे हैं? तो चलिए आज एक जासूस की तरह सोचते हैं और दो बहुत ही अनोखे सुरागों की मदद से अतीत के कुछ राज खोलते हैं। एक है पुरानी किताबें और दूसरी हैं पत्थर की बनी रहस्यमयी कब्रें। तो सवाल ये है कि हम 3500 साल पीछे झांक कैसे सकते हैं? देखिए, हमारे पास कोई टाइम मशीन तो है नहीं, लेकिन हाँ, हमारे पास अतीत में देखने के लिए दो कमाल की खिड़कियां जरूर हैं। एक खिड़की वो है जो वो हमें अपनी लिखी बातों से बताते हैं और दूसरी खिड़की वो है जो वो अपने पीछे सबूत के तौर पर छोड़ गए। तो चलिए इन्हीं खिड़कियों से झांक कर देखते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती कहाँ से है। फिर हम वेदों की दुनिया में गोता लगाएंगे, ऋग्वैदिक काल की जिंदगी को समझेंगे, बड़े बड़े पत्थरों यानी महापाषाणों की कहानी सुनेंगे और आखिर में इनाम गांव नाम की एक खास जगह को करीब से देखेंगे। तो शुरू करें? ठीक है, तो अपनी पहली खिड़की की तरफ चलते हैं। वेद। इन्हें सिर्फ किताबें समझने की गलती मत कीजिएगा। ये तो ज्ञान के टाइम कैप्सूल हैं जो हमें हजारों साल पहले के लोगों से सीधे बात करने का मौका देते हैं। कुल मिलाकर 4 वेद हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है। पता है क्या? सदियों तक इन वेदों को लिखा ही नहीं गया था। जरा सोचिए, पूरी की पूरी लाइब्रेरी को सिर्फ याद करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना, ये ज्ञान की असली ताकत थी जो सिर्फ सुनने और याद रखने से जिंदा रही। ये है ज्ञान के वो 4 स्तंभ: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। लेकिन आज हमारा मेन फोकस रहेगा सबसे पुराने वेद पर, यानी ऋग्वेद पर। यह करीब 3500 साल पहले रचा गया था और ये हमें उस दौर के लोगों के मन में झांकने का एक सीधा रास्ता देता है। अब ऋग्वेद के अंदर है क्या? इसमें 1000 से भी ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहते हैं। सूक्त का मतलब बड़ा सिंपल है, अच्छी तरह से बोला गया। और ये सूक्त अलग अलग देवी देवताओं की तारीफ में गाए जाते थे। तो ये प्रार्थनाएं किसके लिए थीं? 3 देवता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे। पहले अग्नि यानी आग के देवता, दूसरे इंद्र जो एक योद्धा देवता थे, और तीसरे सोम जो एक खास पौधे का नाम था जिससे एक स्पेशल ड्रिंक बनता था। और हाँ, एक छोटा सा एग्जाम टिप, इन तीनों नामों को अच्छे से याद रखिएगा, इनसे जुड़े सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। याद है, हमने बात की थी कि वेद सदियों तक लिखे नहीं गए थे। तो फिर ये क्या है? जरा इसे देखिए। ये ऋग्वेद की एक बहुत ही दुर्लभ पांडुलिपि है जो कश्मीर में भुर्ज पेड़ की छाल पर लिखी मिली थी। इसी एक खजाने की वजह से ऋग्वेद की पहली छपाई मुमकिन हो पाई। सोचिए अगर ये न मिलती तो। चलिए अब किताबों से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि ये सूक्त हमें ऋग्वैदिक काल के लोगों की जिंदगी, उनके समाज और उनकी मुश्किलों के बारे में आखिर क्या बताते हैं। ऋग्वेद में सिर्फ प्रार्थनाएं ही नहीं है, बल्कि कुछ बहुत दिलचस्प डायलॉग्स भी हैं। जैसे ये वाला जो ऋषि विश्वामित्र और 2 नदियों ब्यास और सतलुज के बीच की बातचीत है। यहाँ वो नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से कर रहे हैं। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे साफ पता चलता है कि उस समाज के लिए ये जानवर कितने जरूरी और कीमती थे। ऋग्वेद में राजा शब्द का इस्तेमाल हुआ है, पर रुकिए, जैसे ही हम राजा सुनते हैं हमारे दिमाग में बड़े बड़े महल और सेनाएं आती हैं, है ना? लेकिन ऋग्वैदिक राजा ऐसे नहीं थे। न उनकी कोई बड़ी राजधानी थी, न कोई परमानेंट आर्मी, और तो और वो कोई रेगुलर टैक्स भी नहीं लेते थे। वो असल में कबीले के सरदार जैसे थे। और ये कॉन्सेप्ट एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत जरूरी है कि ऋग्वैदिक राजा और बाद के राजाओं में क्या फर्क था। ऋग्वेद के हिसाब से उस समय समाज में 2 मुख्य ग्रुप्स थे। एक वो जो इन प्रार्थनाओं को लिखते थे और खुद को आर्य बुलाते थे, और दूसरे थे उनके विरोधी जिन्हें वो दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वो लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद कोई दूसरी भाषा बोलते थे। तो ये तो हुई किताबों की बातें, शब्दों से बनी एक दुनिया। लेकिन जमीन के नीचे दबे सबूतों का क्या? पत्थर हमें क्या कहानियां सुनाते हैं? चलिए अब अपनी दूसरी खिड़की की तरफ चलते हैं, महापाषाण। ये वो खामोश गवाह हैं जो बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाते हैं। महापाषाण मतलब बड़ा पत्थर। बहुत सिंपल, ये बड़े बड़े पत्थर कब्रों के ऊपर निशानी के तौर पर रखे जाते थे। ये प्रथा करीब 3000 साल पहले शुरू हुई थी। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक सिस्ट है, मतलब एक तरह का पत्थर का ताबूत।
और ये जो बड़ा सा छेद दिख रहा है ना, इसे पोर्ट होल कहते हैं। माना जाता है कि इसका इस्तेमाल एक ही परिवार के दूसरे लोगों को बाद में उसी कब्र में दफनाने के लिए किया जाता था। तो इन पत्थरों के नीचे आखिर मिला क्या? पुरातत्वविदों को एक पूरा खजाना मिला। खास काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन, घोड़े के कंकाल, पत्थर और सोने के गहने, और सबसे जरूरी लोहे के औजार और हथियार। इस एक चीज पर खास ध्यान दीजिएगा, लोहा। ये एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल बदलाव था, एक नए युग की शुरुआत। पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर कब्र एक जैसी नहीं थी। किसी कब्र में सोने के मनकों जैसी ढेरों कीमती चीजें मिली, तो किसी में सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन। इससे क्या पता चलता है? इससे साफ पता चलता है कि समाज में फर्क था। कुछ लोग अमीर थे, शायद सरदार थे, और कुछ लोग आम इंसान। चलिए, अब अपने लेंस को थोड़ा और जूम करते हैं और इस पुरातात्विक कहानी को और भी करीब से देखने के लिए एक खास जगह पर चलते हैं, इनाम गांव। इसे केस स्टडी की तरह समझिए, एक छोटा सा गांव जो हमें उस दौर की जिंदगी की एक बड़ी तस्वीर दिखाता है। इनाम गांव में लोगों को दफनाने का तरीका बड़ा अनोखा था। शव को सीधा लिटाया जाता था और सिर हमेशा उत्तर की तरफ होता था, और कई बार तो लोगों को उनके घरों के अंदर ही दफना दिया जाता था। साथ ही शव के पास खाना और पानी से भरे बर्तन भी रखे जाते थे, जो शायद ये दिखाता है कि वो मृत्यु के बाद भी जीवन में विश्वास रखते थे। तो इनाम गांव के लोग खाते क्या थे, उनके मेन्यू में क्या था? खैर, हमें जले हुए अनाज और जानवरों की हड्डियों से काफी कुछ पता चला है। वो गेहूं, जौ, चावल, दालें जैसी फसलें उगाते थे, जानवरों का मांस भी खाते थे, और बेर, आंवला, जामुन जैसे फल भी इकट्ठा करते थे। मतलब एक काफी बैलेंस डाइट थी। इनाम गांव में मिले कंकालों की स्टडी हमें एक और महान इंसान की याद दिलाती है, वैद्य चरक के। लगभग 2000 साल पहले उन्होंने चरक संहिता नाम की एक कमाल की मेडिकल किताब लिखी थी। और पता है, उन्होंने उसमें इंसान के शरीर में 360 हड्डियां बताई थीं। आज की गिनती से काफी ज्यादा है ना? ऐसा शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने दांत, कार्टिलेज और जोड़ों को भी गिना होगा। तो चलिए एक बार जल्दी से इन सभी बातों को एक टाइमलाइन पर देख लेते हैं। वेदों की रचना शुरू हुई करीब 3500 साल पहले, महापाषाण बनने शुरू हुए करीब 3000 साल पहले, इनाम गांव की बसावट इन दोनों के बीच के समय की है, और वैद्य चरक आए करीब 2000 साल पहले। टाइमलाइन से चीजें याद रखना थोड़ा आसान हो जाता है। तो आखिर में हमने क्या समझा? सबसे जरूरी बात यह है कि इतिहास की पूरी कहानी जानने के लिए हमें दोनों तरह के सुरागों की जरूरत पड़ती है। किताबें हमें उस समय के लोगों के विचार और विश्वास बताती हैं, तो वहीं कब्रें हमें उनकी असली जिंदगी, उनके खान पान और समाज में उनके दर्जे के बारे में पक्के सबूत देती हैं। और ये हमें एक बहुत ही रोमांचक सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। इन पुरानी किताबों में और इन खामोश पत्थरों में और भी ना जाने कितनी कहानियां दबी हुई हैं, जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। सोचिएगा जरूर।